Hello everyone, welcome to Fame World Educational Hub. Myself Aishwarya Saxena, and today I am going to start with the most trending topic, that is machine learning. So when we are talking about machine learning, I just want to ask you, can you just tell me how does human learn? Human beings कैसे सीखते हैं, कैसे learn करते हैं? And the answer is from their past experience. Human अपने past experience से सीखता है. But if we are talking about machines, जो machines होती हैं, जो computers होते हैं, we have to code for them. हमें programs बनाने पड़ते हैं और उन instructions के basis पे हमारी machine काम करती है. Machine के पास अपनी intelligence नहीं होती. Machine cannot learn or work on their own. We have to make some programs, we have to code them, and we have to give the instruction sets. तब वो कोई ना कोई काम कर पाती है, तब वो कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम पे एक्ट कर पाती है उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग क्योंकि ह्यूमन ने उसे प्रोवाइड किए हैं. अब बात करते हैं कि मशीन लर्निंग होता क्या है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग, इट इज बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो मशीन लर्निंग के अलावा ट्रेंडिंग टॉपिक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली. So when we are talking about artificial intelligence, basically artificial intelligence is the superset of machine learning. Machine learning basically एक सबसेट होता है artificial intelligence का. Artificial intelligence एक फिनोमेना है कि किस तरीके से किसी मशीन को artificially intelligent बनाया जाए. Intelligence क्या होता है कि सोचने समझने की क्षमता, और वो machines के अंदर नहीं होती. When we are trying to provide some intelligence to machines, then they become artificially intelligent. Basically, machine learning का कोई भी प्रोडक्ट होगा या मशीन लर्निंग का कहीं भी इस्तेमाल होगा, इसका मतलब जो उसका आउटपुट है वो एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट डिवाइस है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होने में सिर्फ इतना ही नहीं कि वो सोच सके, वो समझ सके, वो अंडरस्टैंड कर सके सारी बातें हैं, कि वो खुद के विवेक को इस्तेमाल करके काम कर सके. दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए देयर आर न्यूमरस एल्गोरिथम्स प्रेजेंट, जिनका यूज करके, जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स जिनका यूज करके हम लोग किसी भी डिवाइस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने पे काम कर सकते हैं. फिर आती है बात कि व्हाट इज डीप लर्निंग एंड व्हाट इज डेटा साइंस. सो जब बात करते हैं हम इन टर्म्स की, तो मैं बता दूं आपको कि डीप लर्निंग जो टर्म है, डीप लर्निंग इज ऑल्सो लाइक मशीन लर्निंग, बट इट इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग. When we are talking about some neural networks, mixed neural networks, और उन न्यूरल नेटवर्क जैसे ह्यूमन के ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क होता है, उसी तरीके से अगर आप बात करते हैं डीप लर्निंग की, तो बेसिकली ये भी एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. और इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करने के लिए हमें न्यूरल नेटवर्क को क्रिएट करना होता है. डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का वो पार्ट है जहां पर हम लोग मिक्स्ड न्यूरल नेटवर्क्स पे वर्क करते हैं. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के अलावा भी तमाम न्यूरल नेटवर्क्स की एल्गोज होती हैं जिनका यूज करके हम लोग ऐसे डिवाइसेस बनाने की कोशिश करते हैं या ऐसे डिवाइसेस बनाते हैं जिनमें थिंकिंग कैपेबिलिटी हो और इन पर काम चल रहा है. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा साइंस, तो ये सारे टर्म्स आपस में बहुत कंफ्यूज करते हैं. अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज डेटा साइंस एंड व्हाट अबाउट डीप लर्निंग. तो बेसिकली डेटा साइंस जो होता है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि साइंटिफिक मेथड्स का यूज करती है. इसमें स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है एंड डिफरेंट प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स है, प्रोग्रामिंग कोड्स का यूज करना होता है, और उसके थ्रू हम लोग इन सारे कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं. जब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की, तो हम जब मशीन को ट्रेन करते हैं, मशीन को सिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग. कि हाँ, वो एक इमेज को देखकर रिकॉग्नाइज कर पाए कि इस इमेज में कौन है, या वो किसी एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाए, जैसे कि हमारे गूगल ट्रांसलेटर्स होते हैं. ये सारी चीजें जो हैं, ये हमें मशीन को सिखानी होती हैं. बस वी हैव टू ट्रेन द मशीन. एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग लेकर उसके थ्रू ट्रेन करते हैं मशीन को कि वो किस तरीके से किस चीजों को पहचानेगी, रिकॉग्नाइज करेगी और उस पर काम करेगी. अगर हम मान के चलिए हमारे पास एक 100 डेटा सेट था, मेरे पास एक डेटा था जो कि 100 रिकॉर्ड्स का एक डेटा सेट था, और हमने जब मशीन लर्निंग की बात की तो हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, 3 तरीके से इसको डिवाइड किया. हम मशीन लर्निंग में जब काम करते हैं तो एक हमारे पास फिनोमेना होता है स्लाइसिंग, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का.
मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा सेट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, एक सेट को उठाते हैं, एक डेटा सेट को जिसमें इनपुट भी है आउटपुट भी है, मतलब हमें रिजल्ट्स पता है, और उसके थ्रू हमने अपना मॉडल बनाया। हमने क्या किया कि सपोज 100 में से 40 डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन किया। अब उस ट्रेनिंग करने के बाद हमें एक मॉडल मिला। उस मॉडल से हमने बचे हुए रिमेनिंग 60 डेटा सेट को टेस्ट कराया, जिससे ये पता चला कि हमने जो मॉडल बनाया था वो कितना एक्यूरेट है, कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और टेस्टिंग करते हैं डेटा की। बट ये डेटा आता कहाँ से है? यस, दिस इज द मेन क्वेश्चन। हम लोग को ये डेटा कहाँ मिलेगा और ये डेटा किस पर्टिकुलर ब्रांच में लाई करता है? जब हम बात करते हैं डेटा साइंस की, तो डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जो कि डील करती है डेटा से। अगर आपने बिग डेटा के बारे में सुना हो तो ये कंसेप्ट भी डेटा साइंस का ही एक कंसेप्ट है। हम अभी उस तरफ तो नहीं जा रहे, बट वी आर फोकसिंग ऑन मशीन लर्निंग। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इफ वी आर वर्किंग ऑन मशीन लर्निंग वी नीड डेटा सेट्स टू वर्क ऑन। जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स के थ्रू डेटा सेट्स को रेडी किया जाता है, और वो डेटा सेट्स जो होते हैं हमें डेटा साइंस की फील्ड से ही मिलते हैं। देयर आर वेरियस रिपोजिटरीज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जहां से हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जिनके थ्रू हम लोग डेटा सेट्स को गैदर कर सकते हैं। उन डेटा सेट्स पर ही वर्क करके हमें मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स का यूज करके मॉडल्स बनाने होते हैं, और वो मॉडल्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट डिवाइसेस होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम प्रोडक्ट्स विच आर बेसिकली यूजिंग मशीन लर्निंग, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे रियल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। अब सोच कर देखिए, अगर हमारे पास मशीन लर्निंग ना होती, इफ यू आर नॉट हैविंग द कांसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ रिसर्च करनी होती, कुछ सर्च करना होता, आपको कोई कंसेप्ट देखना होता, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते? वी आर नॉट हैविंग गूगल राइट नाउ। अगर हमारे पास गूगल ना होता, सो वी विल गो थ्रू द बुक्स। हम लोग 100 ऑफ बुक्स पे जाते, बहुत सारे बुक्स को देखते, कुछ एक कंसेप्ट को अच्छे से सीखने के लिए। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स को रेफर करते। हो सकता है हमको अपनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाती, और कोई जरूरी नहीं है कि हमको वो इंफॉर्मेशन मिल पाती जिस पे हम काम करना चाहते हैं। बट नाउ वी आर हैविंग गूगल, सो गूगल पे हम कोई भी वर्ड सर्च करते हैं तो वो मिलियंस ऑफ रिपोजिटरीज से, बहुत सारे जगहों से जहां पर अपलोडेड है डेटा, वहां से सर्च करके लाता है और हमको वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है जो हमें चाहिए होता है। सो यहाँ पर हमें रिलेवेंसी मिलती है गूगल के थ्रू, और हमें जो डेटा चाहिए, उसके जो इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको हम आसानी से बहुत ही कम समय में सर्च कर पाते हैं। एंड दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग। देयर आर many machine learning algorithms, different machine learning algorithms which are implemented in Google itself. When we are talking about Facebook, if we have the feature of facial recognition of Facebook, if we do not have the feature of facial recognition, so we had to tag people. आज से 4-5 साल पहले हम लोग Facebook पे we used to tag people, और वो जो टैग करते थे हम लोग, उसके अकॉर्डिंग वो फेसबुक रिकॉग्नाइज करता था कि हाँ दिस इज दैट पर्सन, दिस इज दैट पर्सन। बट इन टुडेज एरा, आज के टाइम में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम फेसबुक में इनबिल्ट है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर सकता है लोगों को फोटोज में और उन्हें टैग कर सकता है हमारे लिए। बात करी जाएगा नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स में भी आपका रिकमेंडेशन सिस्टम होता है। हम लोग जिस तरीके की मूवीज को सर्च करते हैं, उस जनर की मूवी और वेब सीरीज हमको सजेशंस में मिलती हैं। इससे कंपनी का बहुत प्रॉफिट होता है, और साथ ही साथ यूजर को भी ईज रहता है अपने प्रोडक्ट्स को या अपने चॉइसेस को चूज करने में। उन्हें इजीली अवेल हो जाती हैं चीजें, अगर हम इस तरीके से नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन सिस्टम को यूज करते हैं। और ये नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस है जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करके बना है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट Amazon or any e-commerce platform like Amazon, Flipkart or any e-commerce platform, so वहां पर भी हमें सजेशंस मिल जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते वक्त या इवन सर्च करते वक्त। इफ वी आर सर्चिंग अ लैपटॉप,
और उस लैपटॉप को सर्च अगर हम करते हैं तो वहां पर हमको उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलने लगते हैं, हमें डिफरेंट लैपटॉप्स के सजेशंस आने लगेंगे, हमको डिफरेंट एक्सेसरीज के सजेशंस आने लगेंगे जो कि लैपटॉप से रिलेटेड है। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जोमैटो, सो जोमैटो भी आपका एक ऐसी ऐप है जो कि फूड ऑर्डरिंग ऐप है। इसी तरीके से जोमैटो है, स्विगी एंड मेनी मोर एप्स आर प्रेजेंट, जिनका यूज करके हम लोग इजीली फूड ऑर्डर कर पाते हैं। जोमैटो में भी आपने अगर नोटिस किया हो तो देयर इज अ सिस्टम जो कि प्राइसिंग पर डील करता है। अगर हमारा वेदर वेरी कर रहा है तो वहां पर वो डिलीवरी में चार्जेस में वेरी दिखाएगा, और वो चीज कोई ह्यूमन बैठ के नहीं कर रहा होता। इट इज बेसिकली डन बाय द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। जोमेटो में एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सेट कर दी गई है जिसके थ्रू वो वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू उसको चेक करता है। इवन अगर आप देखें तो रियल टाइम आपको पता चलता है कि आपका ऑर्डर कहाँ पहुंचा है, कब वो प्रोडक्ट जो है रेडी है, कब वो आपका जो डिलीवरी मैन है वो उसको लेकर निकला है, एंड ईच एंड एवरीथिंग। ये सारी ट्रैकिंग जो है, रियल टाइम ट्रैकर जो है जोमेटो में, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें AI का यही एग्जाम्पल है और मशीन लर्निंग के ही प्रोडक्ट्स हैं। सो मूविंग फर्दर, if we want to work on machine learning using Python, so there are different libraries in Python which are available for use to implement the machine learning concepts. NumPy, scikit-py, scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch, Pandas, Matplotlib, ऐसी बहुत सी लाइब्रेरीज हैं। ये लाइब्रेरीज हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं पाइथन में। दे आर द मॉड्यूल्स ऑफ पाइथन, वी कैन इंस्टॉल देम यूजिंग पिप, दैट इज पाइथन इंस्टॉलर, और उनकी हेल्प से हम लोग कोड कर सकते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए। पाइथन इज अ वेरी स्मार्ट लैंग्वेज विच इज हैविंग वेरियस काइंड ऑफ मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज अवेलेबल, जिसके थ्रू हम लोग मशीन लर्निंग पर बहुत आसानी से काम कर सकते हैं इन वेरी लेस टाइम इवन। देन बात आती है डेटा सेट्स की। मैंने बात की कि बहुत सारी डेटा सेट रिपोजिटरी होती हैं, डेटा सेट होते हैं, डेटा साइंस के लिए भी यूज होते हैं, मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी यूज होते हैं। सो देयर आर वेरियस मशीन लर्निंग रिपोजिटरीज अवेलेबल, जिनके थ्रू हम लोग डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू हम लोग डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं, उनके बारे में सीख सकते हैं और उनको अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में implement कर सकते हैं। If we are talking about UCI machine learning repository or Kaggle, these are the most famous repositories. Let me give you a look at a glance. So, if you want to search it, you can just search UCI machine learning repository, or I have just provided the link here. Otherwise, आप Google पे अगर UCI machine learning repository सर्च करेंगे, so आपका machine learning repository जो है वो ओपन होकर आ जाएगा Google पर। So now you can see this is the home page of UCI machine learning repository. Machine learning repository. You can see this is the particular link which I have provided you in the slide. And आप Google पर भी डायरेक्टली सर्च करेंगे तो आपको UCI machine learning repository मिल जाएगी। ये एक बहुत ही फेमस मशीन लर्निंग रिपोजिटरी है एंड यहाँ पर आपको डिफरेंट डेटा सेट्स जो हैं वो अवेल होते हैं। जिनका जो डेटा सेट रेडी होते जाते हैं वो डेटा सेट यहाँ पर अपडेट कर दिए जाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो न्यूएस्ट डेटा सेट में आपको जो डेटा सेट दिख रहा है वो Feb 24 2020 में, Feb 18 2020 में, December 24 2019, और इस तरीके से रिसेंट डेटा सेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूएस्ट डेटा सेट में अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर डेटा सेट जो कि 2007 से कलेक्ट किए जा रहे हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो अगर आप सारे डेटा सेट्स को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ व्यू ऑल डेटा सेट पर जा सकते हैं और उसके थ्रू इनको विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे डेटा सेट हैं, तो ये उसके एट्रीब्यूट बता रहा है कि क्या नाम है डेटा सेट का, क्या टाइप है डेटा सेट का, क्या काम है इसका। अभी यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन, रिकमेंडर सिस्टम ये आपको बता रहा है कि ये किसके लिए यूज होता है, बेसिकली काहे के लिए यूज हो रहा है, कहाँ पर हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से मशीन लर्निंग में इसका यूज करना है और कौन सी एल्गोस पे लगने वाली है। उसके हिंट्स भी यहाँ पर इसने डिफॉल्ट टास्क में मेंशन कर रखे हैं। साथ ही साथ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं और इंस्टेंसेस और ईयर, ये कब ये डेटा सेट आया और कब ये डेटा सेट अपडेट किया गया। तो these are there are numerous amount of data sets available on UCI machine learning repository. This is the repository which is basically meant for machine learning purposes. बहुत अच्छी रिपोजिटरी है, आप इसे एक बार विजिट जरूर करिएगा। When we are working on the machine learning projects in the basically in our
real life implementations when we are working on some projects related to machine learning, then we use these particular data set repositories जिनकी हेल्प से हम लोग काम कर पाते हैं। अगर बात करी जाए कि इसको एक्सेस कैसे किया जाता है तो मैं आपको बता दूं, आइरिस आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोज है आइरिस डेटा सेट, वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस और आफ्टर दैट यू कैन सी देयर आर डाउनलोड ऑप्शंस, डेटा फोल्डर ऑप्शंस अवेलेबल, और यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया होता है कि इस डेटा सेट में क्या है। आइरिस बेसिकली एक फ्लावर का डेटा सेट है, एक फ्लावर का नहीं, बेसिकली एक क्लासिफिकेशन है इसमें फ्लावर्स का, और जिसकी एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ दे रखी है, सेपल लेंथ इन सेंटीमीटर, सेपल विड्थ इन सेंटीमीटर, पेटल लेंथ इन सेंटीमीटर एंड पेटल विड्थ इन सेंटीमीटर। 3 क्लासेस हैं, आइरिस सेटोसा, आइरिस वर्सिकुलर, आइरिस वर्जिनिका। तो ये सारे क्लासिफिकेशंस हैं और ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर डेटा फोल्डर में दी होती हैं। If you want to study then you can just download it and study it। आप डेटा फोल्डर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी कोई डेटा सेट आप डाउनलोड करते हैं, सो लेट मी टेल यू कि यहाँ पर आपको ये मेनली 2 फाइल्स डाउनलोड करनी होती हैं। एक जैसे कि मैंने यहाँ पर आइरिस डेटा को हाईलाइट कर रखा है और आइरिस नेम्स को हाईलाइट कर रखा है। तो डेटा में डेटा होगा और नेम्स में नेम्स होते हैं कि पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन की ये पर्टिकुलर डेटाबेस में क्या हो रहा है। तो सपोज मैं आपको ये डेटा सेट डाउनलोड करके एक बार दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से काम होता है और इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, कर लिया है अभी, और नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस। सबसे पहले मैं नेम्स वाली फाइल ओपन कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर नेम्स वाली फाइल ओपन करी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये iris डॉट नेम्स जो फाइल है, यहाँ पर आपको आइरिस प्लांट डेटाबेस पूरा दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ है, किसने क्रिएट किया है, कब किसने, कौन डोनर है, किसने बेसिकली इसका कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ ही साथ आगे आप बढ़ेंगे तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इस डेटा सेट में 150 है, मतलब 50 डेटा ईच कैटेगरी का। और कैटेगरी कहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर 3 कैटेगरी है, 3 क्लासेस, जो कि अभी हम लोगों ने वेबसाइट पर भी देखा, आइरिस सेटोसा, आइरिस वर्सिकुलर और आइरिस वर्जिनिका। तो यहाँ पर सेपल लेंथ इन सेंटीमीटर, सेपल विड्थ इन सेंटीमीटर, पेटल लेंथ इन सेंटीमीटर और पेटल विड्थ इन सेंटीमीटर। यहाँ पर दे रखा है ये एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन कि आप जब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे तो आपको एट्रीब्यूट 4 मिलेंगे और उन 4 एट्रीब्यूट के बेसिस पर ये पर्टिकुलर क्लासेस को डिसाइड किया जाएगा। मैं एक बार आपको दूसरी फाइल जो है वो भी ओपन करके दिखाती हूँ ताकि आप एक बार डेटा देख सकें और आप उसे समझ सकें। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मैंने फाइल ओपन करी है, तो दिस इज द डेटा सेट, आइरिस डेटा सेट और आइरिस प्लांट क्लासिफायर का डेटा सेट है। यहाँ पर 150 डेटा है और 150 डेटा में 50 डेटा जो है वो सेटोसा का है, 50 वर्सिकुलर और 50 वर्जिनिका का। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पीरियड्स के थ्रू, कॉलम्स के कॉमास के थ्रू, जो कि जिसे हम बोलते हैं पीरियड सेपरेटर, इसका यूज करके 4 सेपरेशंस किए गए हैं। और पहला जो है वो सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है इन सेंटीमीटर, जैसे कि हम लोगों ने आइरिस डॉट नेम्स में अभी देखा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा सेट पूरा का पूरा अवेलेबल है, जिसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन करा जाता है। अगर आप यूज कर रहे हैं पाइथन को तो पाइथन लैंग्वेज में इसके लिए लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं और उन लाइब्रेरीज के थ्रू वी कैन जस्ट यूज द लाइब्रेरी एंड वी कैन जस्ट यूज द डेटा सेट डायरेक्टली। ऐसा नहीं होगा कि आपको इस पर्टिकुलर डेटा सेट को डाउनलोड करके फिर उसको कहीं इंप्लीमेंट करना हो। ये डेटा सेट डाउनलोड करके मैंने आपको इसलिए दिखाया था कि आप ये समझ सकें कि ये डेटा सेट दिखता कैसे है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू कैगल। कैगल भी एक मशीन लर्निंग रिपोजिटरी है और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से सारे डेटा सेट्स के बारे में दे रखा है। डिफरेंट काइंड ऑफ लेटेस्ट डेटा सेट्स आर अवेलेबल ऑन कैगल एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर वेबसाइट एंड इवन अ मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट डेटा सेट्स जो है वो दिए गए हैं। आप यहाँ पर सिर्फ एक जीमेल साइन इन करके इसे यूज कर सकते हैं। इवन अगर आप किसी पर्टिकुलर डेटा सेट को गूगल सर्च करेंगे तो वो भी आपको इजिली यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा कैगल के थ्रू। तो एक बहुत ही अच्छी ये वेबसाइट है और मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है इसको जरूर विजिट करें, चाहे kaggle.com हो, चाहे UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी हो। इवन आप अगर सिर्फ इतना सर्च करें गूगल पे टॉप मशीन लर्निंग रिपोजिटरीज तो आपको टॉप 10 मशीन लर्निंग रिपोजिटरीज मिल जाएंगी, जिसमें UCI और Kaggle टॉप पर होगा। और उसके अलावा बहुत सारी रिपोजिटरीज होंगी जिनको आप देख सकते हैं। इवन यू कैन सर्च, गो थ्रू देम, यू कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि कितने तरीके की एल्गोरिदम्स होती हैं और किस किस तरीके के क्लासीफायर्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं और किस रिपोजिटरी का, किस डेटा सेट का हमें यूज करना होता है।
Now, I'm just coming to the types of machine learning algorithms. So, when we are talking about types of machine learning algorithms, there are three types: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. तो बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? सुपरवाइज मतलब उसको कुछ पहले से पता है, सुपरवाइज है उसको, तो ये लेबल्ड डेटा के साथ डील करता है। मतलब जो डेटा इसको मिलता है उसमें लेबल्स होते हैं, उसमें पहले से बता रखा होता है कि क्या है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक आइरिस डेटा सेट देखा, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल था सुपरवाइज लर्निंग का, क्योंकि वहां पर आपको डेटा सेट दे रखा है कि अगर ये वैल्यूज होंगी तो इन वैल्यूज का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर सेटोसा है या ये वर्सिकुलर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। इट वॉज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास पहले से लेबल्ड डेटा होता है और उस लेबल्ड डेटा का यूज करके हम लोग अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं। उसे हम बताएंगे कि हाँ भाई ये डेटा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग तुम्हें काम करना है। अब वो सारी की सारी चीजें उसमें फीड करेंगे, जिसके थ्रू हम एक मॉडल तैयार करेंगे और उस मॉडल के थ्रू हम लोग नए डेटा सेट को चेक करवाएंगे with the help of model which we have trained using supervised learning algorithms. Near wise algorithm होती है, linear regression algorithm होती है. There are different algorithms which are used when we are working with supervised learning. Now if we are talking about unsupervised learning में जो हमारा डेटा सेट होता है वहां पर हमारे पास लेबल्स प्रेजेंट नहीं होते, या कह सकते हैं जो इनपुट हम दे रहे हैं वहां पर लेबल्स नहीं होते। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमें सिर्फ इनपुट देना होता है और उस इनपुट के बेसिस पे क्लस्टरिंग होती है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी मॉल की या किसी मॉल के डेटा की बात करें, तो वहाँ डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं। वो सारे कस्टमर के डेटा को अगर हम लोग देखें तो एक तरीके से वो अनसुपरवाइज लर्निंग का एक एग्जाम्पल हो सकता है। वहाँ पर डिफरेंट क्लस्टर्स क्रिएट करे जा सकते हैं कि कौन सा कस्टमर इस पर्टिकुलर मॉल के लिए गुड कस्टमर है, कौन सा जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, कौन सा नहीं है। उनके डिफरेंट परचेज लेवल पर, या कौन रेगुलर कस्टमर है, कौन रेगुलर कस्टमर नहीं है, कौन कूपन्स का यूज करता है, कौन मेंबरशिप लिए हुए है, कौन महीने में एक बार शॉप करता है। इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज बनाकर हम अपने डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। कि सपोज आप बस इसको इमेजिन करिए कि आप मॉल में सोचे तो मॉल में डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर आते हैं। वो डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग सिर्फ आगे चले जाते हैं, कुछ लोग रेगुलर कस्टमर होते हैं, कुछ लोग बहुत सारे कूपन्स का यूज कर रहे होते हैं उस मॉल में, अदरवाइज कुछ ऐसे होते हैं जो मेंबरशिप लिए होते हैं। तो उसको हम इस तरीके से कैटेगरीज बना के डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ जो मेंबरशिप लिए हैं, जिन्होंने जो मेंबरशिप नहीं लिए बट परचेजिंग ज्यादा करते हैं, या जो आते हैं कभी परचेज नहीं करते, या जो बहुत सेल्डम आते हैं, बहुत ऑफन आते हैं। तो अब उस डेटा सेट को हम लोग इस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं और उसके थ्रू ये निकाल सकते हैं कि क्या प्रॉफिट हो रहा है हमारे मॉल में, या जो भी सेल्स हो रही हैं उसका क्या प्रॉफिट है। ये एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। नाउ इफ कमिंग टू रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यहाँ पर मिक्स्ड डेटा सेट होता है। बेसिकली ना यहाँ पर कोई लेबल दिया जाता है, और हाँ ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ कभी कभी लेबल हो, बट इट इज नॉट सो फार कंपल्सरी। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बेसिकली हम लोगों को कुछ ऐसा डेटा देना होता है कि वहां पर वो एजेंट जो होता है, मतलब जो मशीन लर्निंग का मॉडल है, उसको वर्क करना होता है। उसने कुछ काम किया और उस काम के बेसिस पे उसे एक रिजल्ट मिलेगा। अब वो एक्शन जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग से एक स्टेट मिलेगी। वो स्टेट पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव। सपोज एक गेम का अगर हम एग्जांपल लें, गेम्स जो होते हैं जनरली गेम्स में भी आपकी मशीन लर्निंग बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। तो आप देखते हैं जो गेम्स हैं उसमें गेस्चर्स होते हैं, आप गेम खेल रहे होते हैं, आपके पास मूवमेंट वाले गेम्स होते हैं, आप मोबाइल के डायरेक्शंस को चेंज करते हैं, और जो आप बाइक राइड कर रहे होते हैं, आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो उसके डायरेक्शंस चेंज होते हैं। इवन वो ह्यूमन के गेस्चर्स को कंट्रोल करके भी गेम्स को चलाता है। जैसे कि बहुत सारे गेम्स आप लोग खेलते हैं, उन गेम्स में ह्यूमन के गेस्चर्स को भी वो ट्रेस कर रहा होता है। अब वहां पर आप सपोज कोई पर्टिकुलर स्टेप चलते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो एक्शन जो है या तो उससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं या तो उससे आपको पॉइंट्स आपके माइनस हो जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट गेनिंग मतलब पॉजिटिविटी जो रिवॉर्ड उसे मिल रहा है या जो पेनल्टी उसे देनी पड़ रही है, उसके थ्रू वो एजेंट डिसाइड करता है कि ये स्टेप लेना है कि नहीं। अब वो डिसाइड कर रहा है मतलब वो उससे सीख रहा है। तो जो भी डेटा है, या यहाँ पर बेसिकली हम डेटा की बात ही नहीं करते, यहाँ पर जो इवेंट अकर हो रहे हैं उस इवेंट के बेसिस पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग की जो एल्गोरिथम्स होती हैं वो उसे डिसाइड करती हैं कि हाँ ऐसा करने पर नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं और ऐसा करने पर पॉजिटिव। उसने 2 सेट्स बना लिए और उसके अकॉर्डिंग वो आगे स्टेप्स लेता है।
मशीन लर्निंग टेक्निक्स को हम डिवाइड करें तो ऑलरेडी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं। अगर हम अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर ग्रुप एंड इंटरप्रेट डेटाबेस ओनली ऑन इनपुट डेटा। तो बेसिकली वही है कि हमको एक डेटा दे दिया जाता है जिसको हमें क्लस्टरिंग में डिवाइड करना होता है, क्लस्टर्स बनाने होते हैं। जैसे कि मैंने शॉपिंग मॉल का एग्जांपल दिया आपको कि कौन सा कस्टमर हमें प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है, कौन सा हमें कम दे रहा है और किस तरीके के कस्टमर्स हमारे मॉल में आ रहे हैं। अगर हम सुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहे हैं तो सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास प्रेडिक्टिव मॉडल्स होते हैं। पर प्रेडिक्टिव मतलब हमें पहले से पता है, हमारे पास लेबल डेटा है तो उसका क्लासिफिकेशन कर लिया जाता है और रिग्रेशन का भी वहां पर फिनोमेना आ जाता है। सुपरवाइज लर्निंग में जैसे कि आपको इनपुट डेटा मिला, बहुत सारा डेटा मिला, अब सुपरवाइजर जो होगा वो ट्रेनिंग डेटा सेट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया आईरिस का, या हम लोग डायबिटीज डेटा सेट की बात करें तो वहां पर प्री डिफाइंड होता है कि ऐसा अगर होगा, ये पर्टिकुलर लेबल्स मैच करते हैं, ये इनपुट आउटपुट मैच करते हैं, इट मीन्स द पर्सन इज डायबिटिक और नॉट। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आईरिस डेटा सेट तो 3 क्लासिफिकेशंस की हम लोगों ने बात करी, सेटोसा, वर्सिकुलर और वर्जिनिका। तो वो डेटा सेट के अकॉर्डिंग वो एल्गोरिदम को हम लोग फिट करते हैं और एल्गोरिदम जो है वो प्रोसेस करके हमें बताती है कि सेटोसा है, वर्सिकुलर है या वर्जिनिका है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। अगर एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रॉ डेटा में इसको डिफरेंट काइंड ऑफ एप्पल्स दिए गए हैं। एप्पल जो है वो हमेशा एक सा नहीं दिखता, एप्पल का शेप अलग हो सकता है, कलर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक डिफरेंट डेटा सेट एप्पल का प्रोवाइड किया अपनी एल्गोरिदम को विद द हेल्प ऑफ इमेजेस और समथिंग। हमारे जो मॉडल्स होंगे वो उसको ट्रेन करेंगे, हमारी एल्गोरिदम ट्रेन होगी, हम लोगों की एल्गोरिदम जो है वो एल्गोरिदम के थ्रू हमारा मॉडल ट्रेन होगा और जो मॉडल ट्रेन होगा उसके थ्रू प्रोसेसिंग होकर हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर अब हम इनपुट किसी नए एप्पल की भी देंगे तो वो एप्पल रिकॉग्नाइज करेगा हमारा मॉडल और बताएगा वो एप्पल है। भले ही हम लोगों ने मैक्सिमम एप्पल्स ग्रीन दिए थे और उसमें कुछ मिक्स्ड ग्रीन थे, येलो थे, ग्रीन थे और रेड थे, बट फिर भी उसे एक नया मॉडल मिला जो कि थोड़ा डिफरेंट भी था, बट हाँ इट वॉज एन एप्पल, तो इट कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज एन एप्पल। इस तरीके से मॉडल्स ट्रेन होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरवाइज लर्निंग। नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशंस कुछ क्लस्टर्स के फॉर्मेट में होता है, क्लस्टरिंग होती है, जैसे कि के मीन एल्गोरिदम का यूज होता है। यहाँ पर डिफरेंट एल्गोरिदम्स होती हैं। इनपुट डेटा जो होता है वो अननोन होता है और इसको कोई भी ट्रेनिंग डेटा सेट नहीं दिया जाता है, मतलब कोई भी लेबल डेटा सेट नहीं होता, उसका वो इंटरप्रिटेशन करता है आप और खुद लेबल्स क्लस्टर करता है, खुद क्लस्टर्स डिफरेंट सेगमेंट्स बनाता है और उस एल्गोरिदम किसी एल्गोरिदम को उस पर अप्लाई करके उस सेगमेंटेशन पर प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देता है कि हाँ दीज आर गुड बेनिफिशियल कस्टमर्स, दीज आर द कस्टमर विच परचेज वेरी लेस और दीज आर हैविंग मेंबरशिप और बट नॉट परचेजिंग मच, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल हम कहें सुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल, तो यहाँ पर जो इनपुट डेटा था एक मिक्स्ड डेटा बहुत सारे फ्रूट्स का दे दिया गया जिसमें कोई भी लेबल नहीं था कि कौन सा एप्पल है, कौन सा बनाना है, कौन सा मैंगो है, विदाउट लेबल डेटा दिया गया। अब वो क्या करेगा, क्लस्टर्स बनाएगा कि सेम टाइप के दिखने वाले एलिमेंट्स को उसने एक जगह रखा, उसको नहीं पता कि वो एप्पल है या बनाना है या मैंगो है, बट उसने क्या किया, एल्गोरिदम्स को उसकी जो अनसुपरवाइज लर्निंग की जो एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको के मीन का एग्जांपल बात बताई, तो आपकी वो एल्गोरिदम्स क्या करती हैं, वो ये चेक करती हैं कि कौन सी इमेज मैंने प्रोवाइड की है या कौन सा डेटा मैंने प्रोवाइड किया है वो एक सा नजर आ रहा है। जैसे कि फेसबुक रिकमेंडेशन या फेसबुक फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम की हम लोगों ने बात की, तो सिमिलर डेटा के क्लस्टर्स को रेडी कर लेती है और दैट इज द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल। कमिंग टू द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का काम किया जाता है। बेसिकली इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पर जो आपका इनपुट डेटा होता है वो उस डेटा के बेसिस पर एक इन्वायरमेंट में एजेंट वर्क करता है। मतलब जैसे कि मैंने गेम का एग्जांपल दिया था आपको, तो गेम में क्या होगा कि जो एजेंट है वो कोई एक इवेंट अकर करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म करेगा और वो कहाँ परफॉर्म करेगा, इन्वायरमेंट में। उस इन्वायरमेंट के थ्रू उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा जो कि कोई स्टेट हो सकती है, जैसे कि उसको हो सकता है कि पॉइंट्स गेन करने को मिल रहा हूँ, उसे रिवॉर्ड मिल रहा है, या उसको पेनाल्टी देनी पड़ रही है, उसके पॉइंट कट रहे हूँ। इस बेसिस पे वो क्या करता है, वो एक्शंस परफॉर्म करता है और इसको डेटा सेट को स्टोर करके रखता है कि हाँ इस एक्शन को परफॉर्म करने में मेरे पॉइंट्स कट रहे हैं, इस एक्शन को परफॉर्म करने में मेरे पॉइंट्स गेन हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि आगे किस तरीके के स्टेप्स उसे परफॉर्म करने हैं कि वो गेम हारे ना। तो गेम्स जो होते हैं बेसिकली उसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है। Then this is basically again an example of reinforcement learning.
हम लोगों ने एक रॉ डेटा इनपुट दिया और इसको नहीं मैंने बताया कि ये एप्पल था कि नहीं, वी हैवंट प्रोवाइडेड एनी लेबल। अब वो उस एजेंट को क्या करेगा, कोई एल्गोरिथम सेलेक्ट करेगा और उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, मीन्स वो बताएगा कि एप्पल है या मैंगो है। अब यूजर के थ्रू से पता चलेगा कि नो, दिस इज नॉट एन एप्पल और दिस इज एन एप्पल, दिस इज नॉट अ मैंगो, दिस इज नॉट ग्रीन इन कलर, दिस इज रेड इन कलर। तो अब वो उस चीजों को ग्रास्प करके अपने पास स्टोर करेगा और डेटा बेस, वो अपने नॉलेज बेस में इसको स्टोर करता है और उन स्टेट्स के बेसिस पर वो मॉडल रेडी होता है। उसके हिसाब से आगे जब हम उसे नया इनपुट देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो रिकॉग्नाइज करके बताता है कि ये कौन सा पर्टिकुलर फ्रूट है या ये क्या चीज है। नाउ आई एम जस्ट कमिंग टू द एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग इन द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। कहाँ मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है। हेल्थ केयर की एप्लीकेशंस बनाने में बहुत यूज होता है जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। सेंटीमेंट एनालिसिस, इवन फ्रॉड डिटेक्शन। जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो क्रिमिनल एक्ट होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, इवन फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के लिए, इवन फिंगरप्रिंट के लिए, ये सारी चीजों के लिए आपका फ्रॉड डिटेक्शन के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। अगर आप अपने मोबाइल का फिंगरप्रिंट स्कैनर या फेशियल रिकॉग्नाइजेशन को एक बार ध्यान में रख के सोचें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये भी कोई ऐसी चीज है जिसके यूज से हम लोग यूज कर सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी क्रिमिनल ऑफेंस को। अगर हम लोग के मोबाइल में इस लेवल का फेशियल डिटेक्शन या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है तो जो आपके अथॉरिटीज होती हैं, जो क्या कह सकते हैं, जो अथॉरिटीज है जिनके पास फ्रॉड डिटेक्शन जिनको करना है, वो कंपनीज से क्राइम ब्रांच जो है वहां पर इससे लाख गुना बेटर टेक्नोलॉजी होती है और उस मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी का यूज करके वो लोग फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ई कॉमर्स, जो कि आपकी फ्लिपकार्ट है या अमेजन है और वेरियस वेबसाइट्स ऑफ ई कॉमर्स आर अवेलेबल जिन पे मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है। नेटफ्लिक्स में यूज हो रहा है। आप एमएक्स प्लेयर की बात करें तो जहां जहां आपको रिकमेंडेशन आते रहते हैं, इवन फेसबुक भी फ्रेंड का सजेशन देता है, तो वो भी मशीन लर्निंग का ही एक एप्लीकेशन है। Now I'm going to discuss an interesting machine learning model which is used by Uber. आप लोग ने Uber, Ola को यूज किया होगा। So I am just going to giving this example, the example which basically works on Uber. Uber यूज कर रहा है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मशीन लर्निंग की और ये प्राइसिंग स्कीम को डील करता है इन रियल टाइम बेस्ड। रियल टाइम में ये प्राइसिंग स्कीम्स को इस तरीके से डील करता है कि डिमांड, नंबर ऑफ कार्स अवेलेबल, बैड वेदर और रश आवर्स। मींस अगर आप उबर बुक कर रहे होते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे बैड वेदर होता है अगर, तो वो पहले हमें इंडिकेट करता है कितने चार्जेस ज्यादा पड़ेंगे। अब वो बैड वेदर होता है तो वो कोई ह्यूमन वहां पर नहीं डिसाइड कर रहा कि अब बैड वेदर है तो वो यहाँ पर सब, क्योंकि ऑल ओवर अगर आप इंडिया की बात करें तो हर जगह डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट स्टेट में ये उबर या ओला यूज होते हैं। तो कहाँ कैसा वेदर है कोई पर्सन पर्टिकुलरली उसको बैठ के नहीं उसको सजेस्ट कर सकता। बट दिस इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि वेदर फोरकास्टिंग को इनबिल्ट करे हुए है उबर में, और उसकी हेल्प से वो बताता है कि बैड वेदर है इसलिए इतना टाइम लगेगा, या कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है, कहाँ पर रश आवर्स आपके कम लगेंगे, कहाँ पर इजिली आप कम समय में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे, कहाँ पर नंबर ऑफ कार्स कम अवेलेबल हैं, कहाँ पर ज्यादा। ये सारी की सारी चीजें जो है मशीन लर्निंग मॉडल ही है जो कि उबर यूज कर रहा है इन द रियल टाइम। So this is the model, basically a real time model which I have discussed here with you. Now I'm just going to talk about some more real life, day-to-day life examples of machine learning which we are using in our daily lives, like Google Assistants, Cortana और Siri. Google Assistant के बारे में आप अच्छे से जानते हैं. It is an artificial intelligence powered virtual assistant developed by Google that is primarily available on mobile and smart home devices. तो हमारे जितने भी एंड्रॉइड डिवाइसेस होते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, उनमें गूगल असिस्टेंट होता है. वी कैन जस्ट टॉक टू गूगल असिस्टेंट एंड इट विल हेल्प अस टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स और सर्च द डेटा व्हिच वी आर सर्चिंग फॉर. सिमिलरली एप्पल डिवाइसेस में सिरी होता है. सिरी इज एन इंटेलिजेंस असिस्टेंट दैट ऑफर अ फास्टर एंड इजी वे टू गेट द थिंग्स डन. और अगर हम बात करते हैं विंडोज एप्लीकेशन की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 से डेवलप किया है कॉर्टेना को. तो कॉर्टेना बिल्कुल गूगल असिस्टेंट या सिरी की तरह वर्क करता है विंडोज में. So these are the basically artificial intelligence devices or virtual assistants which are available for human being to help us in the day-to-day life, and these are examples of machine learning. I hope आपको ये presentation, ये particular video अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा
ये मशीन लर्निंग क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा अबाउट मशीन लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।